नमस्कार दोस्तों। बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास सीरीज का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम बैंकिंग के हर टॉपिक को समझते हैं आसान भाषा में। और आज हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाए रखता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आरबीआई आरबीआई क्या कदम उठाता है, और अगर ग्रोथ रुक जाती है तो क्या चेंजेस करता है। बस इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आरबीआई के जो है दो मेन टूल होते हैं। आरबीआई के पास सीआरआर और एसएलआर नामक जो है दो टूल होते हैं। अब ये सवाल है कि आरबीआई इनका यूज करके लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एनडीटीएल, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, बैंक का जो बिजनेस होता है वो लोगों के डिपॉजिट के पैसों से चलता है। लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, चाहे वो सेविंग, करंट या एफडी के अंदर हो। अगर वो सेविंग और करंट में जाता है तो वो किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, उसको जो है डिमांड लाइबिलिटी बोलते हैं। और अगर वो पैसा एफडी और आरडी के अंदर है तो उसे टाइम लाइबिलिटी बोलते हैं, जिसको जो है विड्रॉ किया जाता है किसी फिक्स टाइम पे। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब मान लीजिए किसी बैंक के पास जो है आरबीआई, किसी बैंक के पास एनडीटीएल है 100 करोड़ का। तो वहाँ पे जो है आपका बैंक जो है, अगर 3% एनडीटीएल को की सीआरआर को हम मानते हैं, तो बैंक क्या करेगा वहाँ पे 3 करोड़ जो है, 3 करोड़ जो है आरबीआई कहेगा कि वो मेरे पास जो है रिजर्व रख दो। यह पैसा बैंक अपने पास नहीं रख सकता। आरबीआई के पास जो है कैश या कैश के इक्विवेलेंट के रूप में रखना होता है। असल में हम जो हर बैंक की जो तिजोरी जो है आरबीआई के कंट्रोल में रहती है, जहाँ पर जो है रिजर्व अमाउंट जो है उसका सेफ रहता है। इस पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी सीआरआर पर बैंक जो है जीरो रिटर्न जो है देता है। ये इंश्योर करता है लिक्विडिटी और सेफ्टी इन द सिस्टम। जैसा कि आप सबको पता है, जून 2025 में ये डिसाइड हुआ था कि सीआरआर को जो है आरबीआई ने 4% से 3% लाने का डिसाइड किया है। और इस तरीके से ये कदम उठाने से जो क्या होगा, सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है 2.5 लाख करोड़ का फंड जो है फ्री हो जाएगा। लोन देने के लिए फ्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर सीआरआर कम होती है तो इतना पैसा आरबीआई के पास बैंकों को कम रखना पड़ेगा, और उस पैसे का यूज जो है लोन देने के लिए वो कर सकता है। और किस तरीके से सीआरआर के अंदर रिडक्शन करनी है, 6 सितंबर को देखिए 4 पार्ट में इसको जो है घटाना था। 25 बेसिस पॉइंट 6 सितंबर को 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करने से जो है 3.75%। 4 अक्टूबर को जो है अनदर 25 बेसिस पॉइंट उसको रिड्यूस किया गया, तो सीआरआर आ गई 3.50। आज जो है आज जो है अभी जो है अक्टूबर के अंदर जो है ये कितना बना हुआ है, 3.50। और 1 नवंबर से जो है ये बनेगा 25 बेसिस पॉइंट फिर कट कर दिया जाएगा, 3.25 हो जाएगा। और 29 नवंबर तक जो है फाइनल 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। और इसका टारगेट जैसा कि है सीआरआर का 3% जो है हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई कहता है 100 करोड़ में से जो है 18% जो है वो बैंक के पास जो है आरबीआई के पास अपने पास जो है लिक्विड एसेट के रूप में रखना होगा। आरबीआई रिक्वायर बैंक को जो है मेंटेन करना है इसको कैसे, लिक्विड एसेट के अंदर। जैसे कि लिक्विड एसेट का मतलब है ऐसे एसेट जो तुरंत कैश में जो है चेंज हो सके, जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इसका मेन पर्पज है बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे और किसी भी इमरजेंसी में बैंक के पास तुरंत जो है कैश उपलब्ध हो। ये एक तरफ से जो है सेफ्टी नेट है। तो अगर 100 करोड़ का एनडीटीएल है तो उसका 18%, 18 करोड़ जो है वो चाहता है कि वो बैंक जो है लिक्विड एसेट के अंदर रखे। अब जो है लोनेबल फंड जो है की बात करते हैं कि अब देखें 100 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए सीआरआर के अंदर रख दिए और 18 करोड़ जो है एसएलआर में चले गए। यानी टोटल एनडीटीएल हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, 100 करोड़ है। सीआरआर में इसका 3%, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आरबीआई का जो लक्ष्य है 3% सीआरआर लाने का, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। 29 नवंबर तक जो है 3% आ जाएगी, तो 3% का लक्ष्य है, तो 3 करोड़ रुपए यहाँ पे चले गए।
SLR 18% है तो 18 करोड़ यहाँ पे चले गए। यानी बैंक के पास लोन देने के लिए सिर्फ जो है 79 करोड़ अवेलेबल है। इसे कहते हैं लोनेबल फंड, यानी 79 करोड़ जो है वो लोन दे सकता है बैंक। अब सवाल ये है कि इसकी जो है पेनल्टी, अगर मान लीजिए ये मेंटेन नहीं करता है कोई बैंक, तो क्या होगा? अगर कोई बैंक इसे करने में फेल हो जाता है, यानी जितना रिजर्व रखना था उतना नहीं रखा, तो आरबीआई उस पर पेनल्टी लगाता है। उदाहरण के लिए बैंक को जो है 18 करोड़ का एसएलआर रखना था, लेकिन उसने मान लीजिए 16 करोड़ का रखा है, तो 1.5 करोड़ की जो है उसमें शॉर्टफॉल रह गया। तो अब उसको क्या पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी? वन डे डिफॉल्ट, अगर एक दिन का डिफॉल्ट है तो बैंक रेट प्लस 3%। एक दिन का डिफॉल्ट है तो बैंक रेट प्लस 3%, और अगर वो आगे भी जारी रहता है, मतलब कंटिन्यू रहता है, तो वो इंटरेस्ट जो है बढ़ के बैंक रेट प्लस 5% तक जा सकता है। यानी आरबीआई इसमें जो है कोई ढिलाई नहीं छोड़ता, ताकि बैंकिंग सिस्टम में डिसिप्लिन और ट्रस्ट बना रहे। अब हम बात करते हैं व्हाई आरबीआई डज दिस। आरबीआई ऐसा क्यों करता है? आरबीआई जो है ऐसा इसलिए करता है, इसके दो रीजन है, ताकि बैंक में हमेशा लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी सॉल्वेंट बना रहे। अगर किसी बैंक ने गलत और रिस्की लोन दे दिए हैं अगर, तो ये रिजर्व से बैंकरप्सी से जो है बचा सकते हैं, ताकि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ये दोनों ही जो है की टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के। अब हम इसको एक बार हिस्ट्री में जाके देखते हैं। 1990 के अंदर 1990 के अंदर क्या था, 1990 में क्या था, सीआरआर का परसेंट बहुत ऊपर था, 15% तक होता था, और एसएलआर जो है वो 38.5 होता था। तो इस तरीके से बैंक के पास लोनेबल फंड कम हुआ करते थे उस टाइम पे। आज क्या है, सीआरआर 3% मान लो होने वाला है, और एसएलआर ऑलरेडी 18% है, तो लोनेबल देखिए 79%। यानी उस टाइम पे हमारे पास फंड जो है बहुत कम होते थे, और आज जो है ज्यादा है। तो एक और फर्क भी है, अगर उस टाइम पे लोन, अगर लोनेबल फंड हमारे पास कम होते थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन के थे वो 14 से लेके 16% तक, यानी एवरेज में कहूँ तो 15% के करीब जो है आपके होम लोन के रेट होते थे वहां पे। आज जो है अगर SLR 3 और 18 है, तो बैंक के पास लोन की देने के लिए 79% फंड है। तो होम लोन के रेट आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत कम चल रहे हैं, 8.5 के करीब जो है रेट मिल रहे हैं। यानी अगर आपके पास फंड ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होंगे, अगर फंड कम अवेलेबल होंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होंगे। तो किस तरीके से जो है बैलेंस करता है मेंटेन, आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से आरबीआई बैलेंस करता है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को। अब अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो सीआरआर और एसएलआर, मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, क्या है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ है, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जैसे ही सीआरआर को मान लीजिए 3 से 6% और एसएलआर को 18 से 24% उसने कर दिया, तो बैंक के पास लोन देने के लिए फंड क्या है, कम बचेगा, क्योंकि एसएलआर और सीआरआर में उसका अमाउंट ज्यादा चला गया, तो बैंक के पास लोन देने के लिए फंड कम बचेगा। और इंटरेस्ट रेट जो बढ़ेंगे, लोग लोन कम लेंगे, और इससे क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगी, घटेगी, और डिमांड बढ़ेगी। सॉरी, अगर मनी सप्लाई घटेगी तो डिमांड भी कम होगी, और इन्फ्लेशन जो प्राइसेस जो है क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। और अगर अगर आरबीआई ये चाहता है कि ग्रोथ जो है कम चल रही है अभी और उसको बढ़ाना है, ग्रोथ जो है, अगर ऑलरेडी ग्रोथ कम है और उसको बढ़ाना है, तो क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई क्या करेगा, कट कर देगा सीआरआर और एसएलआर के जो रेट है वो घटा देगा, वो 3 से 2 ले आएगा, एसएलआर के रेट 18 से 15 ले आएगा। उससे क्या होगा, बैंकों के पास फंड ज्यादा होंगे तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी, मनी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ग्रोथ भी क्या है, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। हाँ, थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को बुस्ट तो मिलेगा। आरबीआई इसी तरीके से जो है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मेंटेन रखता है। यही आरबीआई का मॉनेटरी बैलेंसिंग एक्ट, कभी इन्फ्लेशन को घटाना, कभी ग्रोथ को बढ़ाना, आरबीआई और सरकार दोनों मिलकर इस बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि सीआरआर और एसएलआर दोनों बैकबोन है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के, और ये हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन और स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। पिछली वीडियो में हमने किया था एनडीटीएल। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।